नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी ठीक के सभी चैप्टर के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ठीक, प्रश्नोत्तर में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सारे प्रश्न कम से कम 70-80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो भी 80 क्वेश्चन है इसमें से 3-4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से नहीं 13 चैप्टर से है। साइंस के 13 चैप्टर, कुल 14 चैप्टर हैं, जिसमें सभी प्रश्नों को लिया गया है बहुविकल्पी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि हूबहू पढ़ा देना या आपको बता देना इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग करते क्या है, क्वेश्चन खोजते हैं। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको बेचे जाते हैं। और एनसीईआरटी इतने अच्छे क्वेश्चन बना के दिया है, हर चैप्टर में 5, 7, 8, कहीं 15, 16 क्वेश्चन जैसा चैप्टर है, और वह सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और आप उसका उत्तर प्राइवेट चैनलों पे खोजते हैं या प्राइवेट किताबों में, जो प्राइवेट पब्लिकेशन के हैं। तो आप लोग कृपया इस सारे प्रश्नों को देखिए। यहाँ से आपको किसी भी परीक्षा में, आपका पीसीएस हुआ, बीपीएससी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम जल्दी है। आरओ हाई कोर्ट की वैकेंसी है, लोअर की वैकेंसी है। ठीक, ये सारे लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के अनेक एग्जाम, कृषि विभाग के होने वाले हैं, एएसओ का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से देखेंगे, कम से कम विज्ञापन जो 2025 से आया है, एक विज्ञापन से लेकर 15-16 विज्ञापन तक आए हैं, और सबके एग्जाम दिसंबर तक होंगे। और दिसंबर में आपका पीसीएस भी है, बीपीएससी और हाई कोर्ट आरओ बहुत जल्दी होने वाला है। आप एक चीज़ और मान चलिए कि अक्टूबर और नवंबर में आपका लोक सेवा आयोग से आरओ आएगी मतलब एग्जाम होगा। वैकेंसी तो कभी भी आ सकती है। ठीक, थोड़ा सा पेच वही पड़ा है पुरानी वैकेंसी को लेकर जो कोर्ट में, उसकी वजह से रुका है। नहीं तो जैसे ये मामला क्लियर होगा, आपकी आरओ की और एआरओ की वैकेंसी बहुत तेज आएगी, क्योंकि एआरओ के बहुत सारे पद सचिवालय में खाली हैं, करीब 400 से अधिक। ठीक, तो आरओ के कम पद रहेंगे, लेकिन एआरओ के बहुत अच्छे पद रहेंगे। इसलिए अभी से लग जाइए। अगर अक्टूबर या नवंबर में आपका फ्री हो रहा है तो मान चलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से पहले आपका मेंस करा लेगा। फिर उसी समय फरवरी या मार्च में आपकी 15 दिन में टाइपिंग करा के रिजल्ट दे देगा 2 महीने बाद। ठीक, तो अगर आप हाई कोर्ट आरओ, ठीक, आप लोक सेवा आयोग के आरओ, पीसीएस दिसंबर में है, लोअर आपका अगस्त सितंबर और एएसओ के एग्जाम लगे हुए हैं, ये सभी एग्जामों की तैयारी करें। साथ ही साथ बीपीएससी अगर देने जा रहे हैं तो इन सारे 80 प्रश्नों को करीब देख लीजिए। यहाँ से 5 प्रश्न मैं गारंटी दे रहा हूँ हूबहू आएंगे। इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं इसमें से। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? याद रखिएगा, कौन सा समुच्चय मतलब इन चारों ऑप्शनों में कौन है जो ताप को, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, वो अभी उसका भी मान बढ़ेगा। ठीक, ताप बढ़ाने पे याद रखिएगा, वाष्पन की क्रिया बढ़ती है, विसरण दर में तेजी आती है, गैसों का प्रसार विस्तारित होता है। ठीक, क्या होता है, गैस संपीड़ित नहीं होते, इसलिए गलत हो गया पहला दूसरा। ठीक, तीसरे में भी यही, चौथे में भी दिया है, गैसों का संपीड़न नहीं होता। संपीड़न के लिए टेम्परेचर को कम किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे तो वाष्पन की क्रिया बहुत तेज बढ़ती है, विसरण होता है और गैसों का प्रसार होता है। ठीक, ताप बढ़ाने पे संबंधित क्रिया पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न है, सीमा ने एक, देखिए अब आईएएस में ऐसे कहानी पूछता है, आप लोग सोचते हैं कि कहानी कहाँ, वो कहानी यहाँ सीमा की जगह रेखा रख देगा। आप क्या करेंगे, सीमा की जगह अगर रेखा रख देगा तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो मिला ही नहीं कहीं हमें।
तो दिक्कत यही है कि आप ध्यान नहीं देते। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थिति में टेम्परेचर और प्रेशर की विशिष्ट परिस्थिति में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय, द्रवण मतलब द्रवित होना, द्रव के रूप में, ठीक, कौन सा होगा? द्रव के रूप में आपका निम्न ताप होगा, ठीक, और उच्च दाब होगा। गैसों का अगर संपीड़न किया जाएगा, गैसों को अगर संपीड़ित किया जाए तो ये द्रव के रूप में जब बदलेंगी लिक्विड के रूप में, तो क्या होगा? उनके लिए दो क्रियाएं होनी चाहिए, निम्न ताप होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए। जब गैसों को आप पढ़ते हैं एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर में कैसे भरी जाती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, गैस है, कैसे है? लिक्विड के रूप में, तो संपीड़ित करके ही तो भरी जाती है आपकी एलपीजी। आपके घरों में जो एलपीजी यूज हो रही है वो क्या है? संपीड़ित करके ही प्राकृतिक गैस को निम्न ताप उच्च दाब पे गैस को लिक्विड के रूप में भरा जा रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है, तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैस तथा इसका विकल्प सही जो है वही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो समय ज्यादा निकल जाएगा। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। कहने के मतलब है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण तब होता है जब गैस और द्रव तरल के समान, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। दोनों को अलग कर लेंगे, अगर गैस एवं द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं तो तरल के प्रवाह अद्वितीय गुण सही होता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में देखिए गर्मी के समय में जल को मिट्टी के बर्तन, आप लोग बहुत यूज करते हैं घड़ा, पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं ना, वही प्रश्न एनसीईआरटी बनाया है। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने के लिए किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है? आप जो घर में यूज करते हैं घड़ा, मटका, वो गर्मी के समय पानी को ठंडा क्यों करता है? कौन सी क्रिया होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अप्लाइड साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाष्पन की क्रिया होती है। जब आप मटके में पानी रखते हैं तो वाष्पन की क्रिया से बाहर तो टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन अंदर का पानी ठंडा होता है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया होती है, याद रखिएगा, वेपराइजेशन होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, वाष्पन की क्रिया होती है। क्या होता है? वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था सही है? देखिए, उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में है, कैसे? आकर्षण बल, तो ऑक्सीजन में आकर्षण बल कम होता है क्योंकि गैस है। जल क्या है? द्रव है, लिक्विड है, तो उसका आकर्षण बल उनमें उसके कणों में ज्यादा होगा ऑक्सीजन की तुलना में। और शर्करा क्या है? ठोस में आने लगती है सॉरी, ठोस में जब आएगी, ठीक, तो हमने पढ़ा है गैस, द्रव और गैस, ऐसे पढ़िए, एक क्रम होता है, गैस, गैस से ज़्यादा उसका होता है द्रव का, फिर उससे ज़्यादा होता है ठोस का, ठीक, यही क्रम है। अब इसको देखिए, आपको जब तक चीज़ों को चेंजिंग करना नहीं आएगा तो नहीं समझ पाएंगे। आप पहले तो ये जान लीजिए, जब ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो गैस की बात कर रहा है, ये फार्मूला तो आप कई जगह पढ़ेंगे, ठीक, आप ये फार्मूला तो पढ़ेंगे, गैस, द्रव, ठोस, लेकिन यहाँ पे जब आपको बात आएगी तो आपको ये बात यहाँ टिक करनी चाहिए कि ये है क्या, ये गैस है, ये द्रव है, ये ठोस है, और यही क्रम पूछना चाह रहा है कि उनके व्यवस्थित क्रम को बताएं। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हो रही, पहले में जल, पहले द्रव आ रहा है, फिर गैस आ रहा है, तब और पवन, ये दोनों तो गलत हैं। वायु पवन, जल तो ठीक है, इसमें ठोस की बातें नहीं है, दोनों सेम है, वायु पवन।
वायु सही है, गैस शर्करा सही है, तेल और शर्करा सॉरी दूसरे में ये हो जा रहा है कि पहले तो गैस है, फिर ठोस, तब द्रव है। इसका क्रम गलत हो गया। इसमें क्या है, नमक ठोस में आ गया, रस द्रव में आ गया, वायु ये उल्टा क्रम में हो गया। ठीक, ये उल्टे क्रम में हो गया, लेकिन ये सीधे क्रम में है, गैस द्रव ठोस। देखिए टेम्परेचर चेंज कैसे करते हैं, टेम्परेचर को चेंज कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन तापमान पे कैसे बदला जाएगा, इसका सही मान क्या होगा। केल्विन का सबसे कम टेम्परेचर कितना माना जाता है, 273। अब 273 में 25 जोड़िए, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 298। 38 को ले जाके जोड़ दीजिए यहाँ पे, जितना आएगा, फिर 66 को जोड़ दीजिए, इसमें जो क्रम आएगा वही होगा। तो केल्विन का मान कितना होता है, 273 न्यूनतम होता है और 373 अधिकतम होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग अगर विज्ञान के सच्चे मन से पढ़ रहे हैं प्रश्न को, तो कितने केल्विन ताप पर पानी का जो होता है, पानी या जल का घनत्व अधिकतम होगा, उसका मान बताइएगा। कितने केल्विन ताप पर, टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता होगा तो आप चेंज कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताइए, कमेंट में ये बताइए हाँ हमें बताया जाए, हम बताएंगे उसको फिर कमेंट में। ठीक, टेम्परेचर चेंज करना जरूर जानिए, कहीं से भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही कथन का चयन करें। ठीक, अब ये बात मैंने आपको एनसीईआरटी जब पढ़ाई है तो उसमें मैंने इस चीज को बताया है, क्या क्या, वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, हिमीकरण क्या है या ऊर्ध्वपातन, ये मैंने उसमें बताया। और सही कथन पूछ रहा है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन ना, गलत है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन है। ठीक, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण है, नहीं। वाष्प पहले द्रवावस्था में जाएगा, उसके बाद ही ठोस बर्फ बनेगी। ठोस का द्रव में अवस्था में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन नहीं है, ये भी गलत है। देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, कपूर आपका है, जला दीजिए, कपूर को जलाइए, सीधा वाष्प बन के उड़ जाएगा, द्रव अवस्था में आएगा ही नहीं। यही तो कह रहा है, वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना, कोई वाष्प है द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ठोस में रूपांतरण या ठोस का सीधे गैस में, दोनों क्रम में होता है। गैस हो गया और ठोस ऊर्ध्वपातन में, ठोस गैस में बदल जाएगा, गैस ठोस में बदल जाएगा, यही ऊर्ध्वपातन है। ठीक, यही इसकी क्रिया होती है, तो बी सही ऑप्शन है। केल्विन तापमान पे है, मैंने बताया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। देखिए वाष्पन में तभी वृद्धि होगी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्पन की क्रिया तेजी से बढ़ेगी। ठीक, 9 हो गया। 10 में देखते हैं, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। अब 4 ऑप्शन है, आईएएस ऐसे ही पूछता है, आजकल का देखेंगे पिछले साल का पेपर तो पीसीएस भी ऐसे पूछ रहा है। 4 कारण कथन दे देगा और आपसे मिलान करने के लिए पूछेगा। तो क्या, किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। अब कह रहा पहला, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस को दबा दिया जाए, मतलब प्रेशर बढ़ाया जाए। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव हो। अरे भाई मध्य दूरी बढ़ने के लिए कह रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ाएं वो प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो दूरी कम होगी, याद रखिएगा। जब आप बंद पात्र में
प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो दूरी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। यहाँ बढ़ने के लिए पूछ रहा है। अगर गैसों का रिसाव होगा तो दूरी बढ़ेगी। मान लीजिए एक पात्र में आप कुछ गैस रखे हैं, इसमें से कुछ बाहर निकाल दीजिए तो दूरी आपस में जो दूरी है वो बढ़ने लगेगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ठीक, आयतन जब बढ़ा देंगे, इसको इतना बड़ा कर देंगे तो भी दूरी बढ़ जाएगी। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिला देंगे तो नहीं, गैसों की दूरी कम होने लगेगी। अगर यही पात्र है, इसमें और गैस भर दिए जाए प्रेशर से तो उनकी दूरी कम होने लगेगी। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक, क्या है, पहला हो नहीं, दूसरा और तीसरा, सॉरी, ये दाब बढ़ाने पे उनकी दूरी कम होगी और अधिक गैस मिलाने से भी उनकी दूरी कम होगी। ठीक, अध्याय 2, अभी हम लोगों ने अध्याय 1 के प्रश्न देखे थे। आप कक्षा 9 की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए पूरी विज्ञान की और देख लीजिए, ये प्रश्न न मिले तो बताइएगा। सारे प्रश्न वहीं से लिए, मैंने कहीं से कुछ बनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ठीक, देखिए ऐसे तो पूछा जाता है यूपीएससी में, 1 2 3 4 कथन करके, अब कौन सही है कौन गलत है। तो आप पढ़ते समय शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, ये जरूर याद रखा करिए। सत्य है कि असत्य है, क्या पूछा है। ठीक, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, बहुत सही कथन है। शुद्ध जो पदार्थ होंगे, आप याद रखिएगा, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं प्योर, वो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक और अथवा मिश्रण हो सकते ना, मिश्रण नहीं हो सकते। ठीक, मिश्रण शुद्ध पदार्थों में नहीं होता। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। हाँ, सही होता है एकदम, उनका संगठन आपस में समान होगा। निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। 1 और 3 सही है। ठीक, अब देखिए बहुत बार पूछा जाता है, लोहे पे जंग लगने की क्रिया तो हमें लगता है हजारों बार प्रश्न पूछा गया है और एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया। ये प्रश्न पढ़ लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। लोहे से बनी वस्तु, अर्थात लोहा ही मान लीजिए, लोहे से कोई वस्तु बनेगी तो लोहा ही है। जंग लगने को कहते हैं क्या, संक्षारण। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में अगर कोई परिवर्तन होता है, ठीक, तो बाद में उसको पुनः अपनी मूल वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आती। जब लोहे में जंग लग जाती है, ठीक, तो क्या होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे पुनः लोहे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वह धीरे धीरे क्षरित हो जाती है। लोहे में जंग लगने से याद रखिएगा, इसका भार बढ़ता है हमेशा। लोहे में जंग लगने से इसका भार बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। लोहे में जंग क्यों लगता है, तो वातावरण में आपके जो है जल वाष्प के रूप में जो आर्द्रता पाई जाती है, उस आर्द्रता से इनमें रासायनिक क्रिया होती है। ठीक, और इसी लोहे से जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए जस्तीकरण लिखा मिलेगा आपको। ठीक, जस्ते का लेप लगा दिया जाता है या यसदीकरण मिलता है कहीं कहीं, यह भी ये होता है लेप लगाना, यसदी जस्तीकरण ही है। ठीक, अर्थात इस पे पेंट जो चढ़ा देते हैं जस्ते का, वो होता है। या जनरली आजकल एक चीज और होता है कि कुछ केमिकल पेंट आ रहे हैं, उसको जंग पेंट कर देते हैं, उससे भी जंग रुकती है। ठीक, अगला देखते हैं, सल्फर और कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण है क्या, सल्फर और कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण है क्या, ये समांगी मिश्रण है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। ठीक, आयोडीन का टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है। आयोडीन जो है टिंचर पूर्तिरोधी गुण रखता है या विलयन निम्नलिखित में किसको घोलने पर बनता है। अल्कोहल को आयोडीन में जब घोला जाएगा, याद रखिएगा, अल्कोहल को जब आयोडीन में घोला जाएगा तो टिंचर पूर्तिरोधी गुण प्रदर्शित होगा। ठीक, कौन समांगी प्रकृति के हैं, समांगी प्रकृति के कौन कौन से हैं, एक बर्फ और चौथा वायु।
लकड़ी में देखिए मिश्रण होता नहीं, लकड़ी शुद्ध अपनी एक पौधे की या किसी एक लकड़ी होती है। मृदा में भी क्या होता है, कई तत्वों का संगठन होता है, लेकिन मृदा में आप देखते हैं सिर्फ एक का समान नहीं होता। समांगी में क्या होता है, दोनों समान होने चाहिए, लेकिन मृदा में कई तत्वों का असमान मिश्रण होता है, तब जाके मृदा बनती है। ठीक, तो वायु और बर्फ ये समांगी प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक, जब इनका मिश्रण बनाया जाता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होगा वो धातु से मूल वस्तु से कोई चीज बनाई गई, फिर पुनः उसे मूल रूप में वापस लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता। लौह धातु का पिघलना, देखिए लोहा है, आपने उसे पिघला के मान लीजिए कोई सरिया बना ली, अब सरिया को बना के पिघला के फिर आप लोहे को पा सकते हैं, ठीक, दूसरे रूप में। जंग लगना नहीं, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। एक लौह क्षण को मोड़ना, भाई एक क्षण है, मोड़ दिए, फिर मन किया तो फिर सीधा कर दिए इसको लाके, ठीक। लौह धातु का एक तार खींचना, भाई इतना बड़ा तार है, आपने उसे और पतला कर कितना बड़ा किया, फिर और बड़ा मन किया इतना बड़ा किया, लेकिन इसको फिर मोड़ के गला के फिर इतनी बड़ी तार को फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहे में कोई खास परिवर्तन क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ, इसको गला देंगे फिर से उसको नया तार बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से हुए हैं, पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए, पांचवा लिख दिया गलती से ये, ठीक। एनसीईआरटी में भी टाइपिंग में गलती हो जाती है, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है बताइए। लकड़ी का क्षरण, जब लकड़ी है आपने रखी है घर पे, धीरे धीरे क्षयित होके ना वो ऊपर से देखेंगे एक लेयर हटती जाती है, पानी में रख दीजिए तो फूल की मोटी हो जाती है, अब आप पुनः उसे पुरानी अवस्था में नहीं पा सकते लकड़ी को, ठीक। लकड़ी का दहन भी कर देंगे तो भी आप जला दिए, राख बन गई। क्या राख से पुनः लकड़ी पाया जा सकता है ना, लकड़ी को चीरना, हाँ लकड़ी चीरेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ सकती है। लकड़ी के एक टुकड़े से कील ठोकना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, पहले और दूसरा ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक। इस प्रश्न का आपसे कोई रिलेशन नहीं है, ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नीट या पीएमटी की जरूरत है, आईआईटी पीएमटी जैसी तैयारी के लिए ये प्रैक्टिकल हैं, ठीक। परमाणु अणु में देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, एक परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा गुण सत्य नहीं है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते, ये गलत है, वह स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं, ठीक। परमाणु मूल इकाइयां सही है, लेकिन जिनमें अणुओं आयनों के निर्माण होता है ये गलत हो जा रहा है। कथन सत्य नहीं है, कह रहा परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते, ये गलत है, क्योंकि रह सकते हैं, ठीक। परमाणु की सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। अब देखिए नाइट्रोजन गैस का प्रतीक क्या है, N2 है, याद रखिएगा इसको, ठीक। कभी कभी प्रतीक को मिलान करने के लिए देता है, 4 ऑप्शन दे देगा। सोडियम क्या होता है, Na, ठीक। नाइट्रोजन की N2, सोडियम का Na। जो प्रश्न आपके लायक है वही देखिएगा, बाकी प्रश्न इसमें बहुत हैं। भौतिक परिवर्तन क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। जब किसी तंत्र को, सिस्टम को ऊर्जा दी जाए या ली जाए तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक। चैप्टर 4 आ जाएगा हमारा अपना परमाणु की संरचना। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 282। अब देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोजा, परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक कौन खोजा था, रदरफोर्ड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहले तो पीसीएस में बहुत पूछता था।
अब वनडे एग्जाम या आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेटेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। परमाणु से नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अल्फा कणों की प्रकीर्णन करा के, बमबारी करा के। ठीक, पूछता तो नहीं सीबीएसई या बोर्ड के एग्जाम में पूछता, लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे एक्स कोई परमाणु का नाम है, अणु तत्व का, ठीक, किसी तत्व का नाम है एक्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन कैसे होता है? ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे नीचे दर्शाया जाता है, और ऊपर जो दर्शाया जाता है इन दोनों का योग होता है, पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग। ठीक, 31 क्या है? 15 और 16 का योग है। 15 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नीचे जो रहेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, ऊपर दोनों का योग रहेगा। ठीक, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था कई बार। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ऐसे करके पूछा गया बहुत। ठीक, इन्होंने समझाया कैसे, इसको यही पूछ रहा है। तो इसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आधार बनाया, दूसरा है स्थिर अनुपात के नियम को बनाया। रेडियो एक्टिविटी नियम इन्होंने नहीं किया था डाल्टन ने, याद रखिए, गुणित अनुपात का नियम। रेडियो एक्टिविटी की खोज का नियम कौन दिया था? हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी थे। ठीक, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी का नाम आता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक, का नियम जो है। लेकिन जो द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात और गुणित अनुपात का नियम कौन है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित। किससे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है और गुणित अनुपात का नियम। इसी नियम के आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। ठीक, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, इनके अनुसार जो इन्होंने प्रमाण दिए थे। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी होता है ना। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, सही है। टॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता ना, दोनों में विरोधाभास है। तो कहने के तात्पर्य है कि जो रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि नाभिक जो है वो धनावेशित है और सौर परिवार से उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे सूर्य है, उसके किनारे किनारे ग्रह, उपग्रह, अन्य पिंड घूम रहे हैं, तो ऐसे इनका कहना था जो केंद्र है नाभिक, उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण घूम रहे हैं। ठीक, उसी से तुलना करने का प्रयास किया। एक तत्व, देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है ये बताने का प्रयास करिए। आप लोग कभी कभी पूछता है, जब समभारिक समस्थानिक पूछता है तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान सही है, तो द्रव्यमान संख्या नहीं, सॉरी, पहले में गलत हो गया। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होते, उसमें दुविधा नहीं हो। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जो होगी वही बराबर होगा। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है, इसके साथ अगर न्यूट्रॉन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नहीं, ये गलत है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए ये बराबर होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या देता है, लेकिन क्या है कि एक धनावेशित एक ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? यो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। ठीक, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। टॉमसन के परमाणु मॉडल, टॉमसन के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित कथन में सत्य है, कौन सी बात सही है? यह परमाणु में द्रव्यमान संख्या के समान रूप से वितरित मानता है, सही है। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होता है, ये भी सही है। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, ये भी सही। परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो ये
धनावेश तत्व जो होगा प्रोटॉन उसको आकर्षित करेगा। ठीक, अब देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि अगर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया जाए तो क्या होगा। दो चीजें उसमें आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, अल्फा कणों की बमबारी और बीटा कणों की बमबारी। तो दोनों के प्रकीर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हो जाते हैं, गलत है। नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, सही है। पहला और दूसरा और चौथा ही सही है इसमें। ठीक, एक संयोजकता वाले तत्व क्या आते हैं, धातु अधातु जो होती हैं ये एक संयोजकता वाले होते हैं। परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, जे टॉमसन ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक, उसके बाद अन्य लोगों ने दिया, सबसे पहले कौन दिया था, तो टॉमसन ने। अगर 3 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन, तो युक्त परमाणु की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित, दोनों के उदासीन है, और ये प्रोटॉन जो है धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन है, तो दोनों के संयोजक के बराबर 1 हो जाएगी। एल्युमिनियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसी का विन्यास कर दीजिए 2 8 3। ये सब हम लोगों पीसीएस या आईएएस या स्टेट पीसीएस नहीं पूछता, ये पूछता है। सही है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मान होगा, दोनों की संख्या समान होती है। ठीक, अब क्रम से बताइए। क्रम ये है कि परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है, मतलब धीरे धीरे नियम परिवर्तित होते रहे। तो काल क्रमानुसार सर्वप्रथम पहले किसने नियम दिया, फिर किसने दिया, फिर किसने दिया। तो सबसे पहले टॉमसन ने दिया था, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। परमाणु का सबसे पहले मॉडल किसने दिया, टॉमसन ने दिया। फिर दिया रदरफोर्ड ने। ठीक, दूसरी प्रयास किसने किया, रदरफोर्ड ने। तीसरा किसने दिया, बोर। बोरबरी का भी नियम कहा जाता है कभी कभी, लेकिन बोर नाम था इनका। ठीक, तो 2 1 3 ये क्रम रहेगा। जीवन, ये देखिए हम लोग बायोलॉजी में, देखिए एनसीईआरटी कक्षा 9 में एक ही चैप्टर में तीनों दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों के चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक, किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है, विषाणु को। ठीक, किसे बनाया जा सकता है, विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। कोशिका फूल जाएगी, मतलब कोशिका में स्वेलिंग कैसे आएगी, कोशिका के चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर के जल के अणुओं की सांद्रता से जब अधिक हो जाएगी। कहने के मतलब है, मान लीजिए कोशिका है आपकी, गोलाकार बनाइए। अब कह रहा कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल, जो बाहर जल है, अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जो जल है, भीतर जल की सांद्रता अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ठीक, तो कोशिका में स्वेलिंग या फूल जाएगी। ठीक, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। डीएनए और प्रोटीन का दोनों का सम्मिश्रण होता है गुणसूत्र में। ठीक, राइबोसोम का नहीं है, कौन सा कार्य, कौन सा कार्य नहीं है, प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, याद रखिएगा, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। एंजाइम्स का निर्माण भी करता है, हार्मोन का निर्माण नहीं करता। स्टार्च के अणुओं का निर्माण करता है नहीं, तो पहले दूसरे करता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम है, और एंजाइमों का भी निर्माण करता है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतर्द्रव्यी जालिमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा, ऊर्जा उत्पादन स्थल है, कौन है, ऊर्जा उत्पादक स्थल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है, पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये तो कथन गलत हो जा रहा है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक, परासरण की कुछ परिभाषाएं दी गई, सावधानी से पढ़िए, सही परिभाषा चुनिए। अर्धपारगम में झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से
वाले क्षेत्र निम्न सांद्रता की ओर परिवहन होता है। याद रखिए, आप लोग दुविधा में मत रहिएगा जब ऐसा प्रश्न पूछे अर्ध परासरण के संबंध में। जो कोशिका में होता है ये झिल्ली है, ठीक, ये बीचों बीच झिल्ली है। ये निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है, ये अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है। इसमें उल्टा भाव होता है, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना अर्धपारगम झिल्ली से होकर ही होता है। अधिक है, इधर बहाव होगा, ठीक। इसको याद रखिएगा। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अल्प परासरणी माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना होता है। अब ये देखिए, किसके चारों ओर एक झिल्ली होती है का आवरण होता है, रसधानी, ठीक। रसधानी के चारों तरफ एक आवरण झिल्ली की होती है, याद रखिए इसको। गलत क्या है इसमें पूछ रहा है, तो गाल्गी उपकरण लाइसोसोम से बनने वाला शामिल है, नहीं, गलत है। ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, आपको पता है। ये केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया लवक में डीएनए होते हैं, इसलिए इसकी अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने की समर्थ है, सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। सही वक्तव्य कौन सा है, कौन सा वाक्य सही है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिमा RER से बने होते हैं, सही कथन है, ठीक। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि ड्रग्स को आविष्क रहित करने में मुख्य बहुत जरूरी है। आप लोग देखते हैं कि बहुत सामान्यतः देखेंगे बहुत व्यक्ति, आप स्त्री पुरुष आजकल दवा पे निर्भर हैं। कुछ तो सुबह शाम दोपहर दवा खा रहे हैं, ठीक। तो इसमें कहना है कि जब जो दवा होती है उसमें कुछ विषैले तत्व भी होते हैं, तो उन विषैले तत्वों औषधि या ड्रग को आविष रहित करने में कौन सा मुख्य भूमिका निभाती, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिमा, ठीक। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिमा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यही इसका मुख्य कार्य करता है, विषैले पदार्थों को छान देता है या अलग कर देता है। कोशिका निर्माण झिल्ली, तो झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में किया जाता है रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिमा द्वारा। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषिक केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषिक केंद्रक क्या होता है, केंद्रकाभ, ठीक। केंद्र कोशिका अंगक को सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का कौन शामिल है, गाल्गी उपकरण का कार्य क्या है, यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देती है, ठीक। कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, तो गमन करना ये नहीं है, तीनों है। संग्रहण करेगी, कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करेगी, अपशिष्ट का उत्सर्जन करेगी, कौन, रसधानी, लेकिन उसका गमन का कार्य नहीं है। अब देखिए, अमीबा के बारे में बहुत पढ़ा है। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या है, अंतःकोशिकता। अमीबा भोजन प्राप्त करता है कैसे, अंतःकोशिकता। आप हिंदी याद रखिए, हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वालों का क्वेश्चन गलत होता है। अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी याद है, लेकिन आप ऐसे शब्द आएंगे आपको कहेंगे अरे यार ये तो अंग्रेजी में हिंदी पता नहीं क्या ट्रांसलेट कर दिया आयोग ने। तो आप हिंदी ही पढ़िए, हिंदी के जो शब्द हैं साइंस के उसको याद करिए। आपको हिंदी अगर अंग्रेजी नहीं आती तो, अगर अंग्रेजी आती है तो आप इसके लिए ऑप्शन अंग्रेजी में जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी आ ही नहीं रही, आपको अंग्रेजी की समझ ही सही नहीं है। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी अच्छे से आती नहीं है और वो प्रश्न समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक। अंतःकोशिकता होगा, किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी नहीं होती, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी होती है, ठीक। इनकी सेलुलोज की नहीं बनी होती, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा चीज। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है, किसके, गाल्गी उपकरण के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक। केंद्रक के अलावा अभी आपने ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक।
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रक के अलावा कहाँ डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर केंद्र में डीएनए है तो ठीक है, ऑप्शन में आप उसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो और ऑप्शनों में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? हरित लवक। याद रखिएगा, पावर हाउस या ऊर्जा घर अलग चीज है, रसोई अलग चीज है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट, ये रसोई घर है। क्यों? जैसे आप समझिएगा, पौधा है, ठीक, पत्तियां हैं उसकी, क्लोरोप्लास्ट से यहाँ सूर्य की रोशनी से भोजन बनाती हैं, फिर पूरे क्या नाम है, पूरे पौधे तक संचारित करती हैं। किससे? फ्लोएम द्वारा, ठीक। फ्लोएम से भोजन, जाइलम से जल होता है। याद रखिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत पूछा जाता है। तो हरित लवक ही रसोई का कार्य करते हैं, ये भोजन निर्माण करते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जाली में, अभी ऊपर इसको आपने पढ़ा है, उसी से प्रश्न थोड़ा बदल के पूछा है, ठीक। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने की थी? तो किसने? विर्चो ने। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि एक पुरानी कोशिका है, इसी कोशिका से ही एक नई कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता रहता है, ठीक। कोशिका सिद्धांत हजारों बार पूछा गया है। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्वान ने लिखा मिलेगा, आप याद करिएगा, स्वान भी लिखा मिलेगा। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक क्या है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र अंगक है क्या? राइबोसोम। अब देखिए, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं होती। 1 माइक्रोमीटर, ये तो आप हमको अच्छे से याद है, जो आरओ 2014 या 15 में पूछा गया था। उसके बाद फिर 16 पीसीएस में पूछा गया मेंस में, ठीक। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। अगर यही सेंटीमीटर में आपसे पूछ ले तो 10⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, सेमी, ठीक। और यही पूछा जाता है नैनोमीटर कभी कभी, ठीक। नैनोमीटर 10⁻⁻7 और सेंटीमीटर में 10⁻�9 हो जाता है। ये मीटर में रहेगा। याद रखिएगा, सेंटीमीटर में जाएंगे तो पावर बढ़ेगी, लेकिन माइनस में बढ़ेगी, प्लस में मत जाइएगा। जब हम माइनस में जाते हैं तो -1, -2, -3 जब जाते हैं तो धीरे धीरे, जैसे आपको लगता है कि 1, 2, 3 जा रहे हैं, लेकिन वो माइनस में, इसलिए घटते क्रम में वो मान कम होता जाता है, ठीक। ये दोनों तीनों याद रखिएगा, फिर से याद रख लीजिए। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखें तो 10⁻⁻8। और नैनोमीटर की बात करें अगर, तो मीटर में 10⁻⁻7 होगा और सेंटीमीटर में 10⁻⁻9 होगा, ठीक। लाइसोसोम में उत्पन्न होते हैं गाल्जी उपकरण। लाइसोसोम में गाल्जी उपकरण उत्पन्न होते हैं। सजीव कोशिकाएं किसके द्वारा खोजी गई? ये ल्यूवेनहो लिखा है। ल्यूवेनहो, अगर आपको कभी मिल जाए इस तरह यही प्रश्न, अगर कोई आयोग उतार के पूछ ले तो आप चक्कर मत रहिएगा। सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहो ने की थी, यही उनका नाम ही है, ठीक। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, या हो सकता है कि ट्रांसलेशन की गलती हो, या यही नाम हो, हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं। ये दोनों सेम हैं। सजीव कोशिका निम्न के द्वारा खोजी गई, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक खोजा था, ठीक।
कोशिका सिद्धांत भी परकुंजे ने दिया था, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की? सजीव निर्जीव दोनों हो सकती हैं, तो ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। ठीक, निम्नलिखित में विसंगत कथन है। अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति और घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से आसानी से गुजर जाते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की नहीं, गलत होता है, ये सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अभी ऊपर हमने उल्टा पढ़ा था तो उसमें सेलुलोज का पूछा था, अब यहाँ काइटिन दे दिया। तो याद रखिएगा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो बनती है वो काइटिन की होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चैप्टर 6, ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं दृढ़ोतक। ठीक, गलत कथन है ये। वाक्य है शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभाज्योतक स्थायी ऊतक होते हैं, ये हम लोगों से ज्यादा संबंधित नहीं है। ठीक, देखिए प्रश्न है, अगर कभी प्रैक्टिकल का पूछ लेता है और वही पूछता है, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में दो हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट जाती हैं। आपका जो जोड़ होता है हाथ का, याद रखिएगा, एक बीच में होता है, एक कंधे पे होता है, एक कलाई पे। जो जोड़ होता है, कहने का मतलब दोनों हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट जाती हैं, हट है, टूटना नहीं है, याद रखिए। तो कौन सा कारण संभावित हो सकता है? स्नायु का टूटना। ठीक, कंकाल का टूटना नहीं होगा, स्नायु का। मतलब जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये कंधा है, ये बीच का जोड़ है, ये कलाई का जोड़, ये आपका खिसक जाए तो स्नायु का टूटना होता है। जो स्नायु आपस में ज्वाइंट को जोड़ता है शरीर से, ठीक, या यहाँ से हर खिसक जाए तो ये जो टूटना होता है ये स्नायु का टूटना होता है। काम करते समय, दौड़ते समय अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं। ठीक, आप जब दौड़ने और चलते समय काम करते हैं तो अंगों का हिलना जो होता है वो, जैसे आप मान लीजिए पैर से दौड़ रहे हैं, आपका हाथ भी आपके साथ आगे पीछे होता रहता है। यही कंकाल पेशियां संकुचित होकर शरीर की अस्थियों को चलायमान करती हैं। ठीक, कौन सा युग्म अनैच्छिक पेशियों का है? 2 और 3 चिकनी और हृदय पेशियां होती हैं। ठीक, पादपों में बीजोत्तक ऊतक होते हैं, स्थानीयकृत और विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं। बाह्य त्वचा, जो हमारे शरीर की बाह्य त्वचा होती है, कौन सा कार्य नहीं करती? जल संवहन का कार्य नहीं करती। ठीक, अशुद्ध कथन सुनिए, कंदरा रेशेहीन और कमजोर ऊतक होते हैं, ये गलत है। कहने के है कि किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती? तो किडनी में नहीं पाई जाती। नाक में आपके पाई जाए, कान और कंठ में पाई जाती हैं उपास्थियां, किडनी में नहीं पाई जाती है। सरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी शरीर के अंगों के बारे में जानते हैं तो ये कर देंगे। मानव शरीर में वसा भंडारित होती है वसा ऊतक के रूप में। आपके शरीर में जो फैट इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, वो वसा ऊतक के रूप में होता है। ठीक, अस्थि आधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? अस्थि आधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस, तो बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डी जो आपके जो अस्थियां होती हैं शरीर में, उसमें इनका निर्माण मुख्य रूप से होता है कि यही ज्यादा उसमें सहयोग करती है निर्माण में। कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। संकुचनशील प्रोटीन है, प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में। ऐच्छिक पेशी है पाद में। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? कंदराओं में। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता? कंदराएं नहीं होती। कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत और अंगों के खाली स्थान को भरने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कौन सी संरचना ऊतकों के मरम्मत और खाली अंगों के स्थान भरने में सहायता करती? गर्तिका, एरियोलर। ये प्रश्न याद रखिएगा, कभी आ जाए तो दुविधा मत रहिएगा। अगर आपका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है
कहीं चोट लग गई है तो वहाँ के जो अस्थि ऊतक है, मतलब मान लीजिए यहाँ चोट लगी है आपको, तो वहाँ पे उस जगह को भरने के लिए गर्तिका ही मुख्य योगदान देती है। कौन सी पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करती है? हृदय पेशी। आपके जन्म से लेके मृत्यु तक यह काम करती रहती है हृदय पेशी। ठीक। कंकाल पेशी एक शारीरिक विकास, अगर मान लीजिए 5 फीट का व्यक्ति है तो 5 फीट हो गया तो उसके बाद ये इसका विकास रुक जाता है। इनकी भी कभी कभी रुक जाते हैं, लेकिन ये लगातार करती रहती है हृदय पेशी। ठीक। कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थि ऊतकों में पाए जाते हैं? उपास्थि अणु। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ क्या है? फ्लोएम तंतु। ठीक। किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता? सहचर कोशिकाओं में परिपक्वता के समय भी केंद्रक का लोप नहीं होता। मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर को निम्नलिखित किसके कारण कमी आती है? देखिए, मरुस्थलीय स्थलों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो उपत्वचा होती है, क्यूटिकल। ये पूछ ले तो आप दुविधा में हो जाएंगे। करता क्या है, ये मान लीजिए कोई पत्तीदार पौधा है, वहां पे उसी के ऊपर एक उपत्वचा के ऊपर एक हल्की पतली और उपत्वचा निर्मित हो जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो अंदर के जल या द्रव को बचाए रखती है। ठीक। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्विक संवहन की सहायता कौन करता है? मैंने बताया था अपने वीडियो में, एनसीईआरटी जब पढ़ाया था फ्लोएम और जाइलम में। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन का। ठीक। जल का संवहन कहाँ से पौधे में होता है? पृथ्वी के अंदर से। और भोजन कहाँ से होता है? पत्तियों द्वारा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक द्वारा जब भोजन बनाया जाता है तो पूरे शरीर में संवहन होता है। ठीक। खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। कहने का मतलब ये गन्ना है मान लीजिए। ठीक। ऊपर से काट दिया जाए तो भी इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। तो क्यों? अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक के कारण यह बढ़ता रहता है। ठीक। एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ये प्रश्न कई बार पूछा। आप नहीं विश्वास है, आप जाके बीपीएससी का पेपर उठा कर देख लीजिए, यूपीपीसीएस का आपको 4-5 बार यह प्रश्न मिलेगा। पूछा गया है कि एक वृक्ष है, जिसका तना है, मान लीजिए ऊपर पत्तियां हैं। ठीक। एक कील को वृक्ष के तने की भूमि की सतह से 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर है ये यहाँ से, और यहीं पे लाके एक कील ठोक दी गई। 3 वर्ष बाद कील कहाँ पे होगी? तो देखिए, एक बार जब तना विकसित हो गया इसका यहाँ पे, तो ये 1 मीटर की ऊंचाई अब 1.25 मीटर या 1 मीटर 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी, वही रहेगी। ठीक। इसका विकास क्या होगा? इसकी मोटाई बढ़ेगी, पौधे की मोटाई बढ़ती जाएगी और तनों का ऊपर के शाखाओं का विकास होगा, लेकिन ये मूल तना जो है वो उतना ही रहेगा। तो यह उसी स्थान पर बनी रहेगी। इस प्रश्न को देख लीजिए, कई बार पूछा गया है और हूबहू पूछा गया है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। ठीक। मुझे अच्छे से याद है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी, और बीपीएससी में खास करके अभी 2-3 साल के पहले या 70 या 71 में पूछा गया था। ठीक। आप उठा के देख सकते हैं प्रश्न। मृदुतक कोशिकाएं होती हैं अपेक्षाकृत अविष्टीकृत एवं पतली भित्ति वाली। पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो स्थूल कोणोतक के कारण। कार्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से उसके जल और गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? सुबेरिन नामक तत्व के कारण। ठीक। स्थलीय पादपों पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता और उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक। पादपों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम भी है। ठीक।
गलत वाक्य कौन सा है? उपकला उतकों के मध्य अंतरकोश की स्थान होते हैं, ये गलत है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो वाहिनिकाएं। ठीक, वाहिनिकाएं जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म या अनावृत पौधे के जल संवहन में ऊतक में पाई जाती हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 7, जीवों में विविधता। गलत वाक्य है। एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को प्रतिष्ठा जगत में रखा जाता है, ये गलत है। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं। जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइडा में। कौन सा बीज उत्पन्न करता है? जिम्नोस्पर्म। कौन? ये तो बहुत बार पूछा गया। यथार्थ मछली अर्थात वास्तविक मीन, ये लिख के पूछता है। यथार्थ और वास्तविक एक पर्यायवाची शब्द है, तो डॉग फिश जो होती है ये यथार्थ मछली है। ठीक, कई बार पूछा गया है ये। कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा। खुला परिसंचरण तंत्र किसका होता है? तो 1 और 2 आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के। खुला परिसंचरण तंत्र किसका होता है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्क के पाए जाते हैं। कौन सा समूह जिसमें प्राणियों की प्रगृहा रुधिर से भरी होती है? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में प्राणियों की प्रगृहा रुधिर से भरी होती है। श्लीपद या फील पांव रोग आपके जो होता है ना, कहते हैं हाथी पांव हो गया, पांव फूल गया है। ठीक, फील पांव या स्लीपद। अगर आपसे सिर्फ स्लीपद लिख दे और अंग्रेजी में लिखे कुछ जो इसकी अंग्रेजी होती है, तो आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप यहाँ भी गलत कर देंगे। तो याद रखिएगा, फूले पांव को फील पांव या स्लीपद भी कहा जाता है। स्लीपद ये ऊखेरेरिया एक कृमि रोग है। ठीक, बू नहीं होगा, ऊ होगा। ऊखेरेरिया कृमि के कारण होता है। ठीक, स्लीपद या फील पांव। कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सामान्य लक्षण है? तो पृष्ठरज्जु का पाया जाना है। इसमें सल्क होते हैं तो 2 और 3, पिसीज में और सरीसृप में सल्क पाए जाते हैं। ठीक, गलत कथन कौन सा है? स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज होते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। ना, जरूरी नहीं। स्तनधारियों में बहुत ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे ही देते हैं। आपको एक कमेंट में बताना है कौन सा स्तनधारी है जो अंडे द्वारा बच्चे पैदा करता है। सभी बच्चे नहीं पैदा करते, कुछ अंडे देते हैं फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है। ये आपको कमेंट में बताना है। आप लोग खोज के बताइए इस कमेंट को, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो। टेरिडोफाइडा में कौन सा अंग नहीं होता? पुष्प। टेरिडोफाइडा में कौन सा अंग नहीं होता? पुष्प। पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं। स्पांजिला पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं। ठीक, कौन सा जलीय प्राणी नहीं है? फाइलेरिया। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल ये जल में पाए जाते हैं, फाइलेरिया नहीं पाया जाता है। एम्फीबियनों में नहीं होता, सल्क नहीं पाए जाते। बिना केंद्रक और कोशिका अंगकों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। ठीक, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया में बिना केंद्रक और कोशिका अंग वाले जीव पाए जाते हैं। कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है? पादप की ऊंचाई। प्रोटोकार्डेटा का जो विशेष लक्षण नहीं है क्या? संधिपाद। इसमें बीच बीच में जोड़ नहीं पाए जाते। ठीक, संधिपाद मतलब बीच में जोड़ के रूप में जो होता है, ज्वाइंट। एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है नालपाद। ठीक, कोरल प्रवाल क्या होते हैं? ये तो कई बार पूछा गया। प्रवाल क्या हैं? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ी विश्व में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ। निबह कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी होते हैं कोरल रीफ में। याद रखिएगा, आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाए जाते हैं और लक्षद्वीप पे भी। ठीक, लेकिन विश्व में सबसे बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो, विश्व में सबसे बड़ी कोरल लीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं तो देख के बताइए।
जीवों का वैज्ञानिक नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया था सर्वप्रथम। ठीक, इन्होंने एक पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति। ठीक, कैरोलस लीनियस ने दिया था जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति। 2 प्रकोष्ठ वाले हृदय मछलियों में पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा, कम से कम हमें लगता है सैकड़ों बार पूछा गया होगा। ये सीधा ऐसे 2 प्रकोष्ठ वाले हृदय मछलियों में पाए जाते हैं। संपूर्ण रूप से उपास्थि का शरीर, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया। शार्क मछली जो होती है आपकी, पूरा का पूरा शरीर ही उपास्थि से बना होता है। ठीक, इसमें हड्डियां पाई ही नहीं जाती। पूरा शरीर उपास्थि का बना कंकाल होता है। निम्नलिखित में कौन एनेलिड प्राणी नहीं है? अर्चिन, नेरिस, केचुआ, जोक एनेलिड प्राणी हैं। ठीक, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? लीनियस की। कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम है। ये लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस है। ठीक, कार्ल वान लिने ये क्या कार्य किए थे? ये भी वर्गीकरण, जीव जंतुओं के वर्गीकरण में कार्य किए थे। वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट इकाइनोडर्मेटा के बनी संरचना होती है। ठीक, इकाइनोडर्मेटा के शरीर की जो संरचना होती है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें खंडी व्यवस्था नहीं होती? जोंक। जो लोग गांव में एरिया में हैं वो जोंक देखे होंगे, इनका पूरा शरीर खंडी व्यवस्था में विभेदन होता है। ठीक, जोंक में। वर्ग की पदानुक्रम कुल फैमिली में दो के मध्य कौन सा आते हैं? गण और वंश। ठीक, गण वंश 2 के मध्य आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 5 वर्गीकरण पद्धति, 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति आर विटेकर के तहत ने प्रतिपादित किया। किसने? आर विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें पाया जाता है? नहीं पाया जाता। नीलहरित शैवाल में सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी में सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाए जाते। जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसने दी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ ये डार्विन की पुस्तक थी। ठीक, अब देखिए आईएएस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे होता है, पूछता है मीना और हरि ने एक बगीचे में एक जीव देखा। हरि ने उसे कीट बताया, मीना ने कहा यह केचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। तो देखिए, संधित पाद वाला शरीर अगर होगा तो वह कीट है। ठीक, मतलब उसके पैर भी होंगे ज्वाइंट के साथ, तो वह कीट है। ठीक, अब ये अन्य बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपसे नहीं संबंध है, लेकिन अगर आपको कोई कण आर त्रिज्या से वृत्ताकार पथ पे गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात विस्थापन होगा 2r। आप लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो अर्ध परिधि निकालते हैं, परिधि क्या होता है? 2πr। अगर हमको अर्ध परिधि निकालनी हो, यही पूछ रहा अर्धवृत्त, तो 2r होता है। ठीक, 2r को ही अर्ध परिधि कहते हैं, ये 2πr हो जाता है। ठीक, किसी गतिशील पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर या उससे कम। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन कर रही है एक समान त्वरण से। ठीक, एक समान एक्सेलरेटर से वह गति कर रही है। ग्राफ का पिंड निकालेंगे तो बीपीएससी के लिए
इम्पॉर्टेंट है, इसे पूछ सकता है, बीपीएससी पूछा है। एक समान गति कर रहा है, कहने का मतलब है जब टी और वेग और समय को देखा जाए, टी और वी को, तो ये क्या है, एक समान गति कर रहा है। ठीक, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, तो क्या होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। क्या है, त्वरित गति में है। ठीक, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टेक्निकल बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए, पूछा है दिए गए प्रकरण में किसमें चली गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। यदि कार सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो चली गई दूरी और तथा विस्थापन के परिमाण समान है। ठीक, बल और गति के नियम। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। कहने का मतलब अगर सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति है, मतलब गति बढ़ रही है, से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन सही नहीं है। तो पृथ्वी सदैव दूर जा रही नहीं, गलत है, पृथ्वी के ही परिक्रमा करती रहेगी। ठीक, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये सही है। इसका वेग परिवर्तित होता है, सही है। चाल परिवर्तित, वेग परिवर्तन होगा तो चाल भी परिवर्तित होगी। ठीक, लेकिन यह पृथ्वी की कक्षा छोड़ के नहीं जा सकता, पृथ्वी की ही कक्षा में घूमता रहेगा। गति के तीसरे नियम का क्या है? सदैव दो भिन्न वस्तुओं में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मतलब इधर से जितना बल लगाएंगे उतना बल ही इधर से लगेगा। फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बाल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे खींचता है। ये मैंने बहुत अच्छे समझाया है उस क्लास में। न्यूटन के सेकंड नियम के आधार पे है, बाल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करने के लिए वह पीछे की तरफ खींच लेता है। जैसे आप समझिएगा, फिर से आप खड़े हैं, ठीक, क्रिकेट की गेंद या कोई भी गेंद आ रही है बहुत तेजी से, जब आप हाथ में कैच करते हैं तो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो संवेग कम करने के लिए, क्या संवेग कम करने के लिए खींच लेते हैं, तो गेंद आपके हाथ से टक्कर लगने के मतलब टच करने के बाद धक्का मार के वापस नहीं जाती, आपके हाथ में ही चिपक जाती है। जैसे यहाँ पर हाथ पीछे करेंगे उसका संवेग आपके हाथ के अनुरूप हो जाएगा और वह गेंद आपके हाथ से बाहर नहीं निकलेगी। तो यही क्रिकेट में भी होता है, यही फुटबॉल में भी। जो गोलकीपर है, तेजी से गेंद आ रही गोल की तरफ, तो उसे रोकना चाहता है, तो जैसे ही उसे पकड़ेगा अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेगा। ठीक, तो उसका संवेग कम हो जाएगा, वह बॉल उसके हाथ से छूटेगी नहीं। ये क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट पूछा, यहाँ बॉल फुटबॉल दिया, कोई भी गेंद हो, अगर उसको आप हाथ में कैच करना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने तरफ खींचना पड़ता है ताकि संवेग कम हो जाए और समय मिल जाए। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ठीक, यदि कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में ये तो हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, साइंस का, रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि एग्जाम के साथ साथ पीसीएस का पेटेंट क्वेश्चन था पहले तो भाई, पीएससी यूपी पीसीएस का पेटेंट क्वेश्चन था। यदि कोई यात्री, आपको नहीं विश्वास होगा तो 2016, 15, 16, 17 या जो मेंस पेपर होता था ऑब्जेक्टिव, उसमें देखिए बहुत बार पूछा गया है। यदि कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में, जैसे आप बैठे हैं सीट पे, ठीक, आप एक सिक्का उछालते हैं जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ है रेलगाड़ी की गति त्वरित है। मतलब रेलगाड़ी अगर देखिए, अगर एक समान, अब इसको समझिएगा, एक समान चाल से अगर चलेगी तो वह सिक्का आप उछालेंगे आपके हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर उसका त्वरण एक्सेलरेटर तेज किया जा रहा है, मतलब गति बढ़ाई जा रही है, तो वह सिक्का आपके पीछे जाके गिरेगा। ठीक, आपके पीछे जाके गिरेगा। अगर वह त्वरण कम कर दे तो वह आपके आगे आके गिरेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर एक समान चाल से चलेगी तो आपके हाथ में गिरेगा,
अगर त्वरण बढ़ा दिया जाए तो पीछे गिरेगा और त्वरण को कम किया जाए तो आगे गिरेगा। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। ये अपने रॉकेट वाला तो बहुत बार पूछा गया है। रॉकेट किस नियम पे कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण, संवेग को संरक्षित करके ही तो आगे बढ़ता जाता है। ठीक, संवेग संरक्षण के नियम पे ही रॉकेट आपका काम करता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर, मान लीजिए आपका टैंकर की टंकी समझिएगा, पूरा टैंकर नहीं, मान लीजिए टैंकर की टंकी है, 2/3 भरी हुई है। ठीक, इसमें कुछ भी द्रव है, भरी हुई है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, याद रखिएगा। अचानक ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? सारा का सारा जो लिक्विड है पहले तो आगे आएगा, आगे की ओर गति करेगा। क्यों? जड़त्व के कारण। ये जड़ अवस्था में है, जैसे ही गति मारेंगे, ब्रेक मारेंगे, ये आगे की तरफ झुक जाएगा। अगर झटके से आप गाड़ी को उठाएंगे, मतलब स्पीड में करेंगे झटके से एक्सीलरेटर बढ़ा के, तो यह पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? ब्रेक लगाने पे आगे की तरफ झुकेगा। और अगर खड़ी ट्रक है, यही बात समझिएगा कि जब ब्रेक लगा रहा है तो पीछे आगे की तरफ लिक्विड आ जाएगा टैंकर से, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी है और उसको गतिशील बनाए, शुरुआत करे, तो यह लिक्विड पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। कभी पूछता है कि आप एक कार में या बस में या किसी में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, ठीक, अचानक जब गाड़ी चलती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और गाड़ी ड्राइवर अगर ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, क्योंकि आप उस गाड़ी की तुलना में जड़त्व मतलब स्थिर हैं, आप गति नहीं कर रहे हैं, बस ट्रेन या कार गति कर रही है। ठीक, उसी तरह इसमें भी है कि द्रव जो है, जल भरा जो गया है, वह स्थिर अवस्था में है। जैसे ब्रेक मारेगा तो आगे की तरफ जल आ जाएगा, और अगर ब्रेक न मार के गाड़ी की स्पीड को और तेज कर दे तो पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। क्यों? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, अर्थात निर्वात की स्थिति है वहां पे, तो वहां पे 10 किलो का पत्थर गिरा दीजिए और 10 किलो रुई, दोनों एक समान चाल से स्थल पे गिरेंगी। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? विषुवत पे रोक न्यूनतम होता है, मैंने आपको समझाया था, भूगोल की एनसीईआरटी में भी समझाया था और साइंस की एनसीईआरटी में भी इसको आपको समझाया है। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान सबसे कम होगा। ठीक, यहाँ पोल पे सबसे अधिक होगा, पोल पे जी का मान सबसे अधिक, विषुवत रेखा पे सबसे कम, और जैसे ही आप पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलेंगे जी का मान कम होता जाएगा। आप किसी केंद्र से पृथ्वी मतलब सेंटर से, बाहरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा। अब इस बात को याद रखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान कम होगा। आप पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा, या पृथ्वी की एक सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखी स्पर्शी के अनुचित गति करेगा। जैसे मान लीजिए लड़का खड़ा है, ठीक, और यह अपने हाथ से लेके एक रस्सी में पत्थर टुकड़ा ऐसे से घुमा रहा है, और किसी समय यही जो रस्सी है टूट जाए तो क्या होगा? जो पत्थर है ये ऐसे किसी वृत्ताकार पथ में ही जाएगा, किसी सरल रेखी स्पर्शी अनुदेश के गति करेगा। ठीक,
किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्व के द्रव में रखा जाता है। D1 पिंड क्या है? D1 D2 D3। घनत्व क्या है? 1/9, 2/11, 3/7। भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है, तो इसका जो घनत्व का मान होगा D1 कम होगा, D2 उससे ज्यादा होगा, D3 उससे ज्यादा होगा। ये एक चीज याद रखिए कि ये मान अब उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सही से नहीं समझते। इसका मुंह जिधर रहेगा वह उससे बड़ा होगा। जैसे D फिर D1, तो D का मान D1 से बड़ा है, याद रखिएगा। ये जिधर इसका मुंह खुला रहता है उधर का जो भी वैल्यू होगी उसका मान अधिक होगा। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, गलती करते हैं। F बराबर Gm/m/d² में G क्या है? एक सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण है, ठीक। दो पिंड हैं, इनके मध्य परस्पर जो बल कार्य कर रहा है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच। गुरुत्वाकर्षण के नियम में G का मान होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता G का मान, ठीक। ये बात याद रखिएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अब ये कई बार पूछा गया है और इसको स्वरूप बदल के ही पूछा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण को समझिए, दो कण हैं, दो कण कुछ दूरी पे रखे गए हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इनका द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए और उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, दूरी यही रहे, तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, ये तो 2 गुना बढ़ा, इधर से 2 गुना बढ़ा। भाई देखिए, पहले 1 किलोग्राम था, अब इसको 2 किलोग्राम कर दिया, तो इसका परिसर तो बढ़ा। ये भी 1 किलो था, इसको भी बढ़ा दिए, तो इसका 4 गुना हो जाए गुरुत्वाकर्षण बल। बस याद रखिए, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ, क्यों? गुरुत्व बल के कारण। पूरा का पूरा वायुमंडल जो है ये पृथ्वी से क्यों बंधा हुआ है? गुरुत्व बल के कारण। आप पृथ्वी पे खड़े होकर क्यों चल पाते हैं? गुरुत्व बल के कारण, ठीक। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो उसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वह क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक। इसको समझिएगा, r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र मतलब कहाँ? केंद्र ये ऊपर नहीं, जो बीचों बीच केंद्र, यहाँ G का मान 0 हो जाता है, ठीक, याद रखिएगा। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन हो जाता है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का 2 न्यूटनों का सरल है। कोई लड़का 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े, 20 सेंटीमीटर ऊंचे बॉक्स पर तीन ढंग से खड़े होते हैं, बॉक्स पे लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो, ठीक। ये प्रश्न याद करिएगा, बहुत जरूरी है। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल F1 है, सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल F2 है, तो क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा अचर रहती है, मतलब स्थिर रहती है, ठीक। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित गति से प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा क्यों परिवर्तित नहीं होगी? क्योंकि चाल बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और यह गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन का कोण 180 डिग्री होता है।
कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट। ठीक। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड का आरंभिक वेग पर यह निर्भर नहीं करता। विस्थापन, लगाए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण पे निर्भर करता है। बांध में संग्रहित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। बांध बना के बहता हुआ जल है, बांध बना दिया गया तो यहाँ ये रुक गया, अब ये स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जब यहाँ से पानी छोड़ के टरबाइन चलाए जाते हैं तो ये गतिज ऊर्जा में आ जाता है। ठीक। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आधी। ठीक। ध्वनि, स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। ठीक, याद रखिएगा, एक एकल आवृत्ति होती है। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से फिर जोर से दबाया जाता है, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? पहली ध्वनि से प्रबल होगी। ठीक, इसका त्वरक तो भिन्न नहीं होगा। सोनार किस पे काम करता है? हजारों बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में। सोनार पराश्रव्य तरंगों के रूप में कार्य करता है। किस पे? पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। ठीक। श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। देखिए, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अपश्रव्य तरंगे हैं, 20 से लेके 20,000 तक होगा तो श्रव्य है, और 20,000 से अधिक होगा, ठीक, तो पराश्रव्य है। जो तरंगे मनुष्य के कानों को सुनाई देती हैं, जहाँ तक कि मनुष्य की सुनने की क्षमता है वो 20 से 20,000 तक की है, इसीलिए जैसे श्रव्य तरंगे कही गई कि मानव इसे सुन सकता है। जिन तरंगों को मानव सुन नहीं सकता 20 से कम और 20,000 से अधिक, वह अपश्रव्य और पराश्रव्य में है। ठीक, याद रखिएगा। ध्वनि वायु में गमन करती यदि विक्षोभ गमन करे। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? आयाम में, एम्पलीट्यूड में वृद्धि करनी होगी। ठीक। भूकंप में क्या होती है? अपश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक, भूकंप में पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? अपश्रव्य, याद रखिएगा। चमगादड़ अपश्रव्य तरंगों को नहीं, निम्नलिखित में से कौन सुन सकता है? गैंडे जो होते हैं, राइनोसेरस, ये अपश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ठीक। किसी संगीत समारोह में वृद्धयान वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों करता है? सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करता है। इसलिए हम बीमार क्यों होते हैं? बायोलॉजी में चलिए कुछ रोग पढ़ते हैं। ठीक। कौन विषाणु जनित नहीं है? टाइफाइड। ठीक, टाइफाइड विषाणु जनित नहीं है। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये तीनों, डेंगू बुखार, एड्स HIV या इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है। ठीक। कौन जीवाणु जनित नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा ये वायरस से होता है। हैजा, तपेदिक, एंथ्रेक्स ये जीवाणु से होते हैं। ठीक। कौन मच्छर जनित नहीं है? टाइफाइड जो होता है वो मच्छर जनित नहीं होता, इसे मियादी बुखार कहा जाता है। मियादी बुखार होता क्या है जनरली मियादी बुखार में? जैसे आपको 1 दिन से 5-7 दिन तक अगर बुखार बना रहे तो यही सामान्य बुखार ही मियादी या टाइफाइड का रूप ले लेता है, और यह आंतों को अधिक प्रभावित करता है। ठीक। यह दूषित पानी, खाना इत्यादि खाने पीने से भी होता है टाइफाइड। मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और डेंगू, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू वायरस से होता है। ठीक। लेकिन ये सब मच्छर के काटने से होते हैं। इनका वाहक कौन है? मच्छर। और टाइफाइड का वाहक मच्छर नहीं है। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो मलेरिया। ठीक, जीवाणु से होता है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ है? देखिए यही गलत दे दिया है इसने, NCERT ने भी देखिए गलत दे दिया है। तो
अब क्या करें, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा, ठीक। मलेरिया नहीं होगा, जीवाणु से होगा इसमें टीबी, ठीक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होगा। मलेरिया इसमें प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से। और टीबी जो होती है वो जीवाणु से होती है। कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? तो जब आप तंबाकू चबाते रहते हैं, तंबाकू या दीर्घकालिक मतलब धीरे धीरे प्रभाव डालता है शरीर पे। ये वायरस से होता है, छींक वायरल होता है, तो व्यक्ति के संपर्क में जब आएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। कहते नहीं कि इनको वायरल छींक खांसी जुकाम आ रहा है, आप उनके संपर्क से दूर रहिए। तो छींकते समय क्या होता है, वायरस हवा में वितरित हो जाते हैं, तो आप उसके संपर्क में आएंगे तो वो भी आपकी सांस के माध्यम से शरीर में जाएंगे और आप भी उसके पीड़ित हो सकते हैं। गले मिलने से एड्स नहीं फैलता, एड्स वायरस से होता है, ठीक। एड्स वायरस से होता है और गले मिलने से नहीं होता। लैंगिक संपर्क, स्तनपान और रक्तदान मतलब परस्पर यौन क्रिया, स्तनपान मतलब छोटे बच्चे को जो माँ दूध पिलाती है उससे, और रक्तदान आप किसी व्यक्ति को अपना रक्त दूसरे व्यक्ति को देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे तो भी एड्स एचआईवी हो जाता है। प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु औषधियों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। क्यों? देखिए, विषाणु से जो औषधि बनाई जाती है एंटी वायरल जो होती हैं एंटीवायरल, वह एंटी जीवाणु एंटी बैक्टीरियल दवाइयों के बनाने की अपेक्षा कठिन होती है, क्योंकि विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। विषाणु की लाइफ जो होती है बहुत कम होती है, तो इनसे एंटीवायरल दवाई बनाना थोड़ा सा कठिन है। कालाजार क्या है? लिस्मेनिया इसका मुख्य वाहक है, कारक है लिस्मेनिया, कालाजार, ठीक। यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले या कम हवादार घर में रह रहे हैं, ठीक, तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना ज़्यादा होगी? देखिए, कैंसर, एड्स, हैजा तो इससे नहीं होगा। हैजा क्या होगा? दूषित खाना खाने से, दूषित पानी से। एड्स वायरस से होगा। कैंसर एक कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाला रोग है। वायुवाहित रोग होता है, एक वायु का संपर्क आपको कम होगा तो आप ऐसे रोग से पीड़ित हो सकते हैं। निमोनिया मच्छर से नहीं फैलती। मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया और टीबी मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना किसी स्वास्थ्य की समस्या को नहीं वो करता। देखिए, गलत कथन है, अम्लीय भोजन खाने से पेप्टिक वर्ण अल्सर होता है, ये गलत है, ठीक। अधिक रक्तदाब, अधिक वजन या व्यायाम न करने के कारण होता है। जनरली देखा गया है अभी तक जो रिसर्च है कि आपके ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, आपका वजन बहुत बढ़ जाए, व्यायाम न करें। आनुवंशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है, ये भी सही है। एक्ने स्टेफाइलोकोलाई के कारण नहीं होता, ठीक। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बीमारियों के रोग वाहक होते हैं, ये बात सही है। आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं। इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा। जो भी टीके हैं, आप याद रखिए कि टीका जो भी लगाया जाता है वह किसी रोग के होने के पश्चात बहुत कम लगाया जाता है, बहुत कम। वह रोग होने से पहले ही लगाए जाते हैं, ताकि पूरे शरीर को पूरे जीवन भर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सके। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे चेचक का टीका आप लगवा लेते हैं बचपन में, तो ये संभावना रहती है कि आने वाले समय में आपको चेचक नहीं होगा। आप चेचक के संपर्क में आएंगे तो भी आपके अंदर जो एंटी चेचक का टीका लगा हुआ वो आपको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगी। विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? तो जल, हेपेटाइटिस जो होता है जल, दूषित जल के संपर्क में आने से होता है, ठीक। वेक्टर क्या है? संवाहक। जैसे मच्छर कई रोगों का संवाहक है। वह जीव जो संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। जैसे अब मान लीजिए डेंगू बहुत तेज फैलता है,
ठीक, कोई एक्स व्यक्ति है, इसको डेंगू हुआ है, मच्छर इसको काटे और वही मच्छर जाके वाई को काट ले तो इसको भी डेंगू हो जाता है। ठीक, डेंगू का जो मच्छर होता है अगर ये एक्स को काटे जो पीड़ित है और वाई को जाके एक स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो वाई को भी डेंगू होने का ये वाहक है, वेक्टर। कौन? यही मच्छर। ठीक, इस बात को समझिएगा। प्राकृतिक संपदा, वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों को उसके द्वारा कर्म होता है क्या? देखिए हमारा जो वायुमंडल है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसका वायुमंडल है। जब पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश तो आता है तो गर्म नहीं होता, लेकिन जब पृथ्वी से जो वायु वापस होती है और ये वायुमंडल धीरे धीरे इसमें धूल कण तमाम चीजें इसको रोकती जाती हैं, इसके कारण पृथ्वी का तथा जल इसका गर्म होता है। पृथ्वी और जल के विकिरण से, ठीक, पृथ्वी के स्थल और जल के क्षेत्र से जो विकिरण होता है उससे पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? बताइए, पृथ्वी का तापमान क्या होता? दिन के समय बढ़ता, रात के समय घटता। यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परावर्तित किया हो जाए तो क्या होगा? यह विषाक्त हो जाएंगे और जीव को नष्ट कर देंगे। देखिए ओजोन हमारे लिए बहुत लाभदायी है, लेकिन ओजोन हमारे लिए घातक भी है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, O2 की, हमें O3 की जरूरत नहीं है। मतलब है लेकिन समताप मंडल में ही, जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है एक निर्धारित मात्रा में। इसकी मात्रा अधिक बढ़ती जाएगी तो यह हानिकारक प्रभाव डालेगी। ठीक, वातावरण विषाक्त हो जाएगा और जीव नष्ट होने लगेंगे। कौन सा एक कारक प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करता? पॉलीथीन की थैलियां जो होती है ये प्रदूषक हैं। ठीक, ये मृदा निर्माण में कार्य नहीं करती, सूर्य जल पवन कार्य करते हैं। वायुमंडल में मिलने वाली ओजोन के दो रूप, ओजोन और ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन मिलती है हमको, O2 और O3 के रूप में ही ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होता? जल की जरूरत नहीं पड़ती उनको हाइड्रोजन का आणविक रूप, ऑक्सीजन का तत्व और नाइट्रोजन के रूप में जरूरत होती है। वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? वर्षा प्रतिमान किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर निर्भर करता है। उर्वरक और पीड़कनाशी की अधिक मात्रा में उपयोग की सलाह क्यों नहीं दी जाती? ये पारिहितैषिक मतलब समझिए पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक, आप इस भाषा को समझिए कि एनसीईआरटी को यही यूपीएससी की भाषा होती है। पारिहितैषी मतलब आपके परितंत्र, पर्यावरण का पर्यायवाची ही शब्द है, इसके हितैषी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं और पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी, इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन किरण निम्नलिखित में से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रश्न करीब सैकड़ों बार पूछा गया है। मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक प्रक्रिया द्वारा। हम जब यूरिया या कोई भी नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन के रूप में होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और यही नाइट्रेट या नाइट्राइट पौधे उपयोग में लाते हैं। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। अगर वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते, समझिएगा, तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, तो हमें पेड़ पौधों या फसलों के लिए नाइट्रोजन के लिए यूरिया जो खाद या उर्वरक उपयोग करते हैं हम लोग फसलों के उत्पादन में, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पौधे जो हैं वो सीधे नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर पाते। उन्हें चाहिए वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में। ये शब्द याद रखिएगा, नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में ही पौधे उपयोग में ला पाते हैं नाइट्रोजन को। ठीक, प्रकृति में चल रहे जल चक्र निम्नलिखित में से एक क्रिया सम्मिलित नहीं। प्रकाश संश्लेषण, देखिए वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और क्षेपण जल चक्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण का इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है। जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है, निम्नलिखित में से किस कथन से परिभाषित नहीं है? जलाशयों में दाब परिवर्तन कर देंगे तो जल प्रदूषण नहीं पड़ेगा, लेकिन अवांछित पदार्थ, ठीक, अवांछित पदार्थों को मिलाया जाना, वांछनीय पदार्थों का निकाला जाना, जलाशयों के ताप
तापमान में परिवर्तन करेंगे तो भी परिवर्तन होगा प्रदूषण में। ठीक, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ होगा अमोनिया। यहाँ तो अमोनिया दे दिया। तो याद रखिएगा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। कभी कभी अमोनिया के स्थान पे ऑक्सीजन दे देता है, कभी कभी अमोनिया के स्थान पे नाइट्रोजन दे देगा। ये तीनों गैस कार्बन ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं देती। ठीक, तो दुविधा मत रहिएगा कि अमोनिया दिया था, मैंने पढ़ा था। ऑक्सीजन भी दिया रहे तो भी सही है, नाइट्रोजन दिया रहे तो भी सही, लेकिन अगर ये तीनों दिया है तो ये ग्रीन हाउस गैस में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि प्रतिशत की मात्रा में सर्वाधिक, तो मीथेन है। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पूछे प्रभाव तो CO2 है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत में नहीं, टोटल मात्रा जब पूछी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है, लेकिन जब प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाता है तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान मीथेन देता है, प्रतिशत की दृष्टिकोण से। ठीक, कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं तो वाष्पोत्सर्जन। ओजोन क्षेत्र क्या है? ओजोन परत का पतला होना। ठीक, छिद्र एक परत है समताप मंडल में ओजोन O3 की, जब यह धीरे धीरे पतली हो जाती है, मतलब इस पे एक एक लेयर हटती जाती है, तो वही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्यों? मनुष्य निर्मित यौगिकों फ्लोरीन क्लोरीन इत्यादि के शामिल होने से अत्यधिक उपयोग किया जाना। ठीक, ये सब भी अन्य क्रियाएं भी सही हैं, लेकिन मूल कारण यही है, क्लोरीन और फ्लोरीन। मोटर गाड़ियों से अधिक प्रदूषण निकलता है तो भी हानिकारक प्रभाव होता है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, औद्योगिक निर्माण इकाई और वनों की कटाई से भी। ये सब द्वितीय क्रियाएं हैं, लेकिन प्राथमिक क्रिया यही है। ठीक, पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल में उत्पन्न हुई? उपयुक्त सभी हैं वर्तमान समय में। तीनों सही है, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मण या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, जब हम सांस लेते समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है आपके, देखिए 100% आप वायु जो वायुमंडल में सब सांस लेते हैं, इसमें से 78% नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, लेकिन आप वही नाइट्रोजन हूबहू 78% वापस निकाल देते हैं। आप ऑक्सीजन जो लेते हैं 21%, उसी में से 3% आप उपयोग करते हैं, बाकी 16-17% निकाल देते हैं। यही 4 या 3% जो होता है, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में निकालते हैं परावर्तित करके। ठीक, यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर चली जाती है, कौन? नाइट्रोजन। ठीक, ऊपरी मृदा, परत की ऊपरी मृदा जो है ह्यूमस सजीव और मृद कणिकाओं से निर्मित है। सही क्रम क्या है? वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में अकार्बनिक पदार्थ। मृदा खनिज का मुख्य स्रोत क्या है? जनक शैल से मृदाएं बनती हैं, अपने जनक मतलब पुरानी शैलों के टूटने और परिवहन से मृदा शैलों का निर्माण होता है। आपको पता है ये कम बता रहा है, पृथ्वी के कुल धरातल पर कितना भाग जल है? लगभग 75 नहीं है, 73% है करीब, या 71%, 71 से लेके 73% तक जल है। ठीक, अगर कुल धरातल पे पूछ रहा है, सॉरी हाँ, तो कुल धरातल 75% इसलिए दे रहा है, समझिएगा, महासागर तो दे ही रहा है, सागर भी है, झील और नदी भी आ जाएंगी इस पे। धरातल की बात कर रहा है, पूरे धरातल की बात। महासागर के रूप में पूछता तो 71 से 72% होता। ठीक, जो अन्य जल स्रोत हैं उनका भी पूछ रहा है, जो खुले हैं, भूमिगत जल को छोड़ के। जैव मंडल के जैविक संगठन का निर्माण किसके द्वारा होता है? नहीं होता तो वायु। वायु में वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होने का क्या कारण है? मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता होने से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होगी। ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल वापस कैसे आती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन O2 निकालते हैं। ठीक। ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण क्या है? बिना दहन हुए कार्बन कण वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन्स। ठंडे मौसम में आप जो धुंधलापन देखते हैं वो क्या है? बिना दहन हुए कार्बन कण या वायु के निलंबित हाइड्रोकार्बन। बंजर सेल क्या है? लाइकेन। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है? मॉस की वृद्धि हो जाती है, लाइकेन। ठीक। संसाधनों में सुधार। किस पौधे से तेल प्राप्त किया जाता है? तो सूरजमुखी से। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो चना। चावल, बाजरा, ज्वार कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक। कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, और ये सतत विकास की अवधारणा है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि संधारणीय कृषि कही जाती है। देश की खाद्य समस्या के हल के लिए कौन आवश्यक है? तीनों कथन सही है। उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न के भंडारण को बढ़ावा देना, लोगों को आसानी से खाद्यान्न मिलना, और लोगों के पास अन्न खरीदने के लिए धन होना भी जरूरी है खाद्य समस्या के समाधान के लिए। खरपतवार फसलों के निम्नलिखित में परिभाषित के प्रभाव किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये चीज सही है। पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। मधुमक्खी निम्नलिखित जातियों में से कौन सी इटली की है? एपिस मेलिफेरा इटली की प्रजाति मानी जाती है। ठीक। ये सभी देखिएगा। कौन सा पशुपालन में नहीं आता? तो याद रखिएगा, पशुपालन में अंडा उत्पादन नहीं आता। कृषि कार्य दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन कृषि कार्य में है। जैसे मांस उत्पादन क्यों? बकरी भेड़ आप पालते हैं तो कृषि कार्य माना जाता है। ठीक। कौन पशु भारतीय बास इंडिकस बाब बुबेलिस भारत की प्रजाति मानी जाती है? कौन सी विदेशी नस्ल है? 2 और 3, जर्सी और स्विस ब्राउन गाय की नस्ल जो होती है, जर्सी और ब्राउन स्विस, ये गाय की दोनों नस्ल विदेशी हैं। ठीक। जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है जंतुओं के प्रजनन। देखिए, जिस क्षेत्र की जलवायु जैसी होती है वहाँ की प्रजनन क्षमता भी वैसे ही होती है। शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए देखेंगे जो क्षेत्र या देश ठंडे क्षेत्र में है वहाँ प्रजनन क्षमता बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है वहाँ प्रजनन क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। मृदा अपरदन इनके द्वारा रोका जा सकता है, तो बना रोपण करके, मतलब वनों में वृद्धि करके। वनस्पति रहित मृदा जब वर्षा होती है तो क्या होता है? तो वर्षा द्वारा मृदा की सतह को हानि पहुंचाई जाती है, अर्थात ऐसी मृदा जहाँ कोई जंगल और कुछ झाड़ियाँ ना हो, सतह हो, तो बारिश होगी तो वहाँ के क्या होगा? जल अपरदन की क्रिया, मृदा अपरदन की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए। ठीक। मुर्गी पालन में 1 और 3 ही आएगा, अंडा और चिकन। ठीक। अंडा देती हैं मुर्गियां और दूसरा उनको काट के मांस के रूप में भी खाते हैं, तो अंडा और चिकन होता है। कुक्कुट पालन में तीनों रोग हो जाते हैं मुर्गियों को, विषाणु से भी, जीवाणु से भी, कवक से भी। ठीक। कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? कटला मछली जो होती है वह जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। पशुपालन में किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? तो पशु प्रजनन, पशुधन और पशुओं का पालन पोषण, पशुओं का संवर्धन। अब कहीं चारों तो दिया नहीं है। ठीक। इसमें ज़्यादा सही होगा सी, ये गलत दिया है इसने, इसको ध्यान रखिए कि इसका ज़्यादा सही होगा सी, वैज्ञानिक प्रबंधन। पशु प्रजनन, पशुओं का संवर्धन और पशुओं का पालन पोषण, पशुधन नहीं, ये तो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। उर्वरकों में आप जनरली आयरन नहीं पाते हैं। ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों में पाया जाता है, आप इनका अनुपात पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आयरन की मात्रा नहीं होती। ऊपर सही भी सही है। इसमें आप देखेंगे तो लास्ट में एनसीईआरटी के काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर भी दिया गया है, तो वही जो हम लोगों ने ऊपर प्रश्न पढ़ा
वही प्रश्न इसमें भी है, ये भी सब प्रश्न वहीं से बने हुए हैं। आयरन अर्थात लोहे से बनी वस्तु जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण यह एक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों परिवर्तन माना जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे प्रश्न वहीं से हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को पीसीएस गंगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 9 की एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को देखा, जहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। याद रखिएगा, इसमें से 4, 5 या 6 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं विज्ञान से, क्योंकि मूलभूत प्रश्न है और यहीं से सीधे सीधे प्रश्न उठा लेते हैं एग्जामिनर। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा देखिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। जो चीज़ें समझ में ना आए, जो चीज़ें पूछना हो, आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका समाधान करने का। ठीक, ये सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे तो वहीं से ऊपर के ही प्रश्नों से रिपीट करके दिए गए थे। ठीक, अगर आप इसको देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। जय हिंद साथियों।